हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी विषय के बारे में। ज्योग्राफी का ये हम एक लाइव बैच जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, और इसकी हम शुरुआत करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के साथ, यानी भौतिक भूगोल के साथ में आज इसको पढ़ने वाले हैं। आज का मैंने जो टॉपिक रखा है वो रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से लेकर के बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और एग्जाम का हमने टारगेट रखा है 2024 में, यानी कि नई सरकार बनने के बाद में नए साल में हमारे सामने एक बड़ी वैकेंसी होने वाली है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता को लेकर के। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तकरीबन इन पोस्टों को ज्वाइनिंग मिलने के बाद में, यानी 6000 लोगों को टोटल ज्वाइनिंग मिलने के बाद में लगभग 11,000 पोस्टें खाली रहने वाली हैं। और जब ये 11,000 पोस्टें खाली रहेंगी तो मैं बड़े से बड़े आईडी की अगर बात करें तो तकरीबन 6-7 हजार पदों पर वापस एक बड़ी वैकेंसी आ सकती है। तो जो विद्यार्थी 2 गुणा में पास हुए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो बिल्कुल अपनी तैयारी को वापस से स्टार्ट कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी जो भी फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट करेंगे वो भी अपनी तैयारी को क्या कर दीजिएगा, प्रारंभ कर दीजिएगा। हम आपको यहां इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारी क्लासें यानी कि निःशुल्क उपलब्ध करवाने वाले हैं। खास तौर पर मेरा भी भूगोल विषय से सिलेक्शन हुआ है इसी 2023 में, तो मैं भूगोल का विद्यार्थी हूं, और आप मेरे सभी भूगोल के विद्यार्थियों को मैं सबसे पहले भावी व्याख्याताओं को हार्दिक या अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं स्कूल लेक्चरर के लिए। तो अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, मनोबल थोड़ा सा अच्छा कर लीजिएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बड़ी बारी बात नहीं है, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नए विद्यार्थी उनका हो, और जो असफल हो गए 2 गुणा में हुए थे तो अपनी रफ्तार जो है वापस बढ़ा दीजिएगा। चलो, आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक को लेकर के। टॉपिक का नाम होने वाला है, जैसा कि मैंने लिख भी रखा है, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2024। सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी रहने वाला है, यानी कि पेपर सेकंड रहने वाला है। हमारा जो ज्योग्राफी विषय का फर्स्ट पेपर होता है जीके एंड जीएस का, सेकंड पेपर ज्योग्राफी का होगा। टॉपिक आज मैंने आपके लिए रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलो भाई, शुरू कर देते हैं, गणेश कर देते हैं, श्री गणेशाय नमः। चलो जी, सबसे पहले टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट आपको विदित भी हो गया है। टॉपिक हमारा रहने वाला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या रहने वाला है भाई, ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात की जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन से पदार्थ हैं, तरल अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, या किसी अन्य अवस्था में पृथ्वी का आंतरिक भाग है। दूसरी हम बात करें कि हमारी पृथ्वी को जानने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्रोत बताए हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कुछ ऐसे जो उल्का पिंडों के माध्यम से मिलते हैं, या कुछ ऐसे जो हमारे वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी है, यानी कि सिद्धांत या परिकल्पनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, स्रोत। स्रोत यानी कि इसके जानने के सोर्सेज क्या है, कि पृथ्वी अंदर से कैसी, इसके स्रोत यानी कि सोर्सेज क्या होने वाले हैं। तो यहां पे हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और उस टेबल के माध्यम से हम जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे, 4 प्रकार के स्रोत बना लेते हैं। पहला लिखते हैं यहां पे अप्रत्यक्ष स्रोत। कौन सा लिखेंगे, अप्रत्यक्ष स्रोत, पहला हो जाएगा अप्रत्यक्ष। दूसरा यहां पे मैं लिखूंगा आप लोगों के लिए, कौन सा वाला, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, और तीसरा हम कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे उल्का पिंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, उल्का पिंड पढ़ेंगे। और नंबर 4 पे क्या पढ़ेंगे भाई बताओ, नंबर 4 पे पढ़ेंगे जो सिद्धांत हैं, अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं यानी कि भूगोलवेता हैं, सिद्धांत या उनके द्वारा दी गई परिकल्पना, उनके द्वारा की गई कोई परिकल्पना कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस अवस्था में हो सकता है। अप्रत्यक्ष को हम आगे पढ़े तो आगे क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, अप्रत्यक्ष के कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने आएंगे, जैसे डेंसिटी आएगा, घनत्व आएगा। क्या आएगा भाई, डेंसिटी यानी कि घनत्व आएगा। दूसरा इसके बाद में, घनत्व के बाद में क्या आएगा, घनत्व के बाद में आएगा दाब, प्रेशर आएगा। और तीसरे नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा ताप, दाब, और एक आएगा ताप यानी टेम्परेचर। तो डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया है, और टेम्परेचर हो गया है।
प्रत्यक्ष की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिससे डायरेक्ट पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी मिलती हो। पहला हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्रिया के बारे में कि ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो कौन सी जानकारियां हमारे को प्राप्त होती हैं। दूसरा, ज्वालामुखी के बाद में हम सेकंड पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक, भूकंप। एक वल्कनो हो गया है यानी ज्वालामुखी, और एक अर्थक्वेक यानी कि क्या हो गया है, भूकंप हो गया है। उल्का पिंड केवल अकेला अपने आप में एक स्रोत यही हो जाएगा। जो अंतरिक्ष से आने वाले जो पिंड हैं, पिंडों की संरचना के आधार पर हमें जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। सिद्धांतों में मैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम आपको बताने वाला हूं, यहां भी हम लिख सकते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। यहां भी लिख करके हम इस टॉपिक को यहां से अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक परिकल्पना है जिसका हम नाम लिखेंगे निहारिका परिकल्पना। ठीक है, निहारिका परिकल्पना जो थी लाप्लास की थी। इसके बाद में एक पढ़ेंगे अपन ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, हाइपोथिस, है ना, एक ग्रहाणु पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इसके बाद में जेम्स जीन की परिकल्पना, और एक इसके बाद में पढ़ेंगे रीटर की परिकल्पना। ठीक है, तो हम इन सभी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए एग्जाम में कई बार तो यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ इनमें से प्रत्यक्ष कौन सा है और अप्रत्यक्ष कौन सा है। तो आपको ये बिल्कुल भली बात ही पता हो जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष जो हम देख सके, जो अभी हमारे सामने उपलब्ध है, जैसे ज्वालामुखी क्रियाएं निरंतर घट रही है, भूकंप अभी भी आ रहे हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष हो गए, डायरेक्ट हो गए। उल्कापिंड जो हमारी पृथ्वी पर अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड गिरे हैं उनकी जानकारी हमें मिली है, क्योंकि जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसका हिस्सा हमें मिलता है और उसके बाद में हम उसके ऊपर क्या करते हैं, अध्ययन या रिसर्च करते हैं। और कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी परिकल्पनाएं दी, अपने सिद्धांत यहाँ पे क्या किए हैं, रखे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला जो प्रकार मैंने आपको बताया, अप्रत्यक्ष प्रकार बताया। कौन सा प्रकार बताया भाई, मैंने आपको अप्रत्यक्ष प्रकार बताया। अप्रत्यक्ष स्रोत जो होंगे, इसमें मैंने पहला जो बिंदु रखा था आप लोगों के लिए, और पहला बिंदु क्या रखा था, चलो देखते हैं पहला बिंदु क्या रखा था। पहला बिंदु हमने रखा था इसमें घनत्व, कि पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है उसका घनत्व कैसा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो डेंसिटी है वो कैसा है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं ये पृथ्वी का धरातल है, ये वाला, ये धरातल है, और ये मान लेते हैं पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। तो हम धरातल से केंद्र की ओर अगर आते हैं, हम धरातल से अगर केंद्र की ओर आते हैं तो घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो पहला बिंदु मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, पहला बिंदु ये होने वाला है। चलो जी, आंतरिक भाग में जाने पर देखिएगा, आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व बढ़ता है। पहला तो आप ये चीज ध्यान रखोगे, आंतरिक भाग में जाने पर जो घनत्व है वो क्या होता है, डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगला बिंदु हम लिखेंगे, दूसरा बिंदु, घनत्व किस प्रकार से बढ़ता है और घनत्व डेंसिटी कहते हैं किसे। एक चीज आप ये भी जान लीजिएगा, अगर किसी पदार्थ के कण अगर बिल्कुल पास पास में है तो वो तो हो गया घनत्व ज्यादा, और किसी पदार्थ के कण जो है अगर वो बिखरी अवस्था में हो तो वो क्या हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम जैसे यहां से चलते हैं तो आपने बिल्कुल इनके बारे में पढ़ा होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की 3 बड़ी लेयरें होती हैं, जिसे हम यूं कह सकते हैं, ये पहला जो भाग होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा जो भाग होता है इसको मेटल बोलते हैं, और तीसरा जो भाग इसका मेटल के बाद में वो आता है क्या, क्रोड आता है। क्या आता है भाई, क्रोड आता है। तो यहां पे क्रस्ट का, मेटल का और क्रोड का घनत्व क्या होता है। तो एवरेज अगर बात करें यहां के क्रस्ट वाले भाग की, तो बताओ क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो एवरेज कितना होता है। तो लगभग 2 से लेकर के
3 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से 3 ग्राम घन सेंटीमीटर क्या होता है, क्रस्ट का घनत्व होता है। दूसरा, इसके बाद में मेटल की अगर बात की जाए, मेटल का कितना होता है, बीच वाले भाग का, तो पृथ्वी का बीच का जो भाग होता है, यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, यानी कि यह होता है। और एग्जाम में यहीं से प्रश्न आता है, क्या पूछता है भाई, कि पृथ्वी का औसत जो घनत्व है, औसत घनत्व कैसे निकाला हमने औसत घनत्व ऐसे निकाला कि बीच का घनत्व हो गया, एवरेज घनत्व कितना है, तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और क्रोड का घनत्व एवरेज कितना पहुंच जाता है, 11 से लेकर के 13 ग्राम घन सेंटीमीटर तक क्या होता है, ये हो जाएगा आपके कौन सा वाला, ये हो जाएगा क्रोड का। तो हम जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, घनत्व बढ़ता जाएगा। यानी कि पृथ्वी का, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कठोरपन, पृथ्वी का कठोरपन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। ये वाली परत कम कठोर है, इसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और माना जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक यानी कि क्रोड वाला भाग है, ये किससे बना हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। एडवर्ड स्वेस की जो परिकल्पना है उसमें लिखा हुआ है कि बीच वाला भाग निकिल और फेरस यानी लोहे से बना होता है, और लोहा अपने आप में कठोर होता है। ये वाला जो क्रस्ट है ये चट्टानों से बना हुआ है। यहां पर हमने ये भी सुना है कि दुर्बलता मंडल जो होता है एस्थोनोस्फीयर, वहां पर ये जो है किस अवस्था में है, तरल अवस्था में भी देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, घनत्व को लेकर के आपके जो विचार की जो मन की जो धारणाएं हैं उनको आप समाप्त कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये तो क्या हो गया है, इसका अप्रत्यक्ष स्रोत में पहला जो हम पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। ठीक है, कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, 2 से 3 ग्राम जो है क्रस्ट का है, और ऐसे बढ़ता जाता है। 11 से 13 के बीच में किसका रहता है, नीचे यानी कि आंतरिक भाग का रहता है। घनत्व के बारे में हमने ये जानकारी क्या कर ली, प्राप्त कर ली। एक बात तो घनत्व को लेकर हो गई। दूसरा, अप्रत्यक्ष स्रोत में दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे, घनत्व के बाद में हमने पढ़ा था दाब। क्या पढ़ेंगे, दाब यानी प्रेशर पढ़ेंगे, कि पृथ्वी का जो प्रेशर है वो कैसा है। चलो, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर जा रहे हैं, ये धरातल हो गया हमारा। ठीक है, और धरातल से अगर हम कहां जा रहे हैं भाई, अगर हम धरातल से जा रहे हैं कहां पर, आंतरिक भाग में जा रहे हैं, तो दाब में क्या परिवर्तन होता है। तो जाहिर सी बात है, आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना, अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा रहे हैं तो यहां पर दाब यानी प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हम ऊपर की ओर आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, और जैसे हम आंतरिक भाग में जाएंगे तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो विशेष ध्यान रखोगे। और पृथ्वी का 3600 मिलीबार, 3600 मिलीबार जो है वो क्या माना गया है, दाब की इकाई मानी गई है। लगभग कितना बढ़ता है, 3600 मिलीबार के अकॉर्डिंग ये क्या बढ़ता है, आपका दाब बढ़ता है। तो ध्यान रखना, ये क्या हो गया, दाब हो गया। इसके बाद में तीसरा बिंदु हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा बिंदु पढ़ेंगे तापमान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, टेम्परेचर पढ़ेंगे, तापमान या ताप कह दो, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में हम क्या जानकारी लेंगे, देखिएगा। ये हमारी पृथ्वी का धरातल हो गया है, और धरातल से आप कहां जा रहे हैं, अगर आप धरातल से जा रहे हैं कौन से भाग में, आंतरिक भाग में जा रहे हैं, तो देखो भाई, तापमान के लिए क्या यहां पे विशेषता बताई गई है, तो मैं आपको पहली और मुख्य विशेषता बता देता हूं तापमान को लेकर के, कि जैसे जैसे हम 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, प्लस होता है। कितने मीटर की गहराई पर, धरातल से 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, धरातल से कितने मीटर की भाई, 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, प्लस होता है। एक बात तो आप ये ध्यान रखोगे, क्या तापमान इसी गति के साथ में आगे बढ़ता है,
नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो लगभग पृथ्वी का जो केंद्र है उसकी दूरी है 6371 किलोमीटर। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है इसकी दूरी कितनी है, तो लगभग ये 20,000 क्या पहुंच जाएगा, टेम्परेचर पहुंच जाएगा अगर इस गति के साथ में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो। लेकिन यहां पे टेम्परेचर बढ़ता तो है लेकिन धीमी गति के साथ बढ़ता है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं तापमान गहराई के साथ घटती दर से बढ़ता है। टेम्परेचर प्लस भी हो रहा है लेकिन इसकी जो गति है वो समान नहीं है मेरे भाई। क्या है, समान नहीं बताओगे। इसकी गति को हम क्या कहेंगे, इसकी गति को हम मेरे भाई हम कहेंगे असमान, यानी कि सभी जगह पर यह समान रूप से नहीं बढ़ता है। तापमान गहराई के साथ घटती दर के साथ में क्या होता है, घटती दर के साथ में क्या होता है, बढ़ता है। ये बात आप बिल्कुल नोट करेंगे। तो एवरेज मैंने जहां पढ़ा कि लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से, लगभग 100 से 300 किलोमीटर की अगर गहराई की बात करें तो लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बढ़ता है। और लगभग 300 से अधिक की बात करें, 300 किलोमीटर से अधिक की अगर बात करें, 300 किलोमीटर से अगर अधिक की बात करते हैं तो यहां पे ध्यान रखना 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास से क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहां तक ये तापमान जो है इस गति से क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ गया होगा। यहां तक अक्सर एग्जाम में क्या पूछता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर कितनी या किस गति के अनुसार, तो 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये तो कौन से स्रोत हो गए थे, ये आपके स्रोत हो गए थे भाई कौन से वाले, प्रत्यक्ष, सॉरी अप्रत्यक्ष। अगला हमारा जो बिंदु होगा बी बिंदु, यानी कि बी बिंदु में हम पढ़ रहे थे कौन से स्रोत, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट सोर्सेज, डायरेक्ट स्रोत। ठीक है, डायरेक्ट स्रोत में क्या पढ़ेंगे भाई, देखो डायरेक्ट स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। हालांकि ज्वालामुखी के बारे में हमें ज्यादा गहराई तक जानकारी नहीं मिल पाई है, ठीक है, क्योंकि यह माना जाता है, क्या माना जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा या मैग्मा जमा है, लावा या मैग्मा जमा है, लावा या मैग्मा जमा है जो निरंतर बाहर आ रहा है। अब ये तो आपने भूगोल के विद्यार्थी हो तो आपको बिल्कुल भली बात ही पता है कि ज्वालामुखी क्रियाएं सबसे ज्यादा कहां पर देखी जाती हैं, तो नोट डाल के आप लोगों को वैसे हम पढ़ाने वाले हैं। जब ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये तो आपको भली बात ही पता है कि सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर वाली जो बेल्ट है, प्रशांत महासागर वाली जो बेल्ट है, इसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। और अगर ज्वालामुखियों की बात करें तो एक हवाई द्वीप है, अमेरिका के हवाई द्वीप, यहां पर क्या आते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जब यहां का अध्ययन किया, कहां का अध्ययन किया मेरे भाई, यहां का जब अध्ययन किया, कहां का, इन हवाई द्वीप पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी, और अगर बात करें यूरोप में, भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली, एटना, सिसिली, इटली वाली, ठीक है, तो वहां पर भी इन्होंने अध्ययन किया। तो सबसे ज्यादा जो बेल्ट है वो प्रशांत महासागरीय बेल्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या आते हैं, ये ज्वालामुखी आते हैं। तो इसके अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस अवस्था में हो सकता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो कौन सी अवस्था में है मेरे भाई, पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो कौन सी अवस्था में है, तरल अवस्था में है। ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगली हम बात करने वाले हैं
नेक्स्ट बिंदु की बात करेंगे, ज्वालामुखी के बाद में अगला जो बिंदु होगा वो होगा भूकंप। और ये भूकंप विज्ञान जो है, यहां से भाई अर्थक्वेक से सबसे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें सबसे डायरेक्ट स्रोत में भूकंप का बड़ा योगदान है। चलो भूकंप के बारे में जानते हैं। भूकंप को आप क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ या सिस्मोलॉजी। और इसको रिएक्टर स्केल पर और मर्केली स्केल पर क्या करते हैं? मापते हैं। चलो भूकंप में सबसे पहले जो मुद्दा जो होता है, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं विद्यार्थियों। चलो जी, क्या समझते हैं हम इसमें कि हमारी जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ये वाला, ये किस अवस्था में है? ये वाला जो भाग है वो किस अवस्था में है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए कुछ तरंगे हैं, जैसे पी तरंगे, ठीक है। दूसरी तरंगे हम पढ़ेंगे पी के बाद में एस, यानी सेकेंडरी तरंगे, द्वितीयक तरंगे कहते हैं इनको। और तीसरी जो तरंग मैं इधर लिख देता हूं, तृतीयक तरंग जो होगी वो होगी एल तरंगे। एल तरंगों को हम यहां पे नाम भी दे सकते हैं, इनको लव तरंग कहा जाता है। और ये पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाती, इसलिए इनको धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। और ये बहुत लेट आती है, सबसे बाद में आती है। दूसरा, इनको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंगे कहा जाएगा। ये हो जाएंगी द्वितीयक तरंगे हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? द्वितीयक तरंगे हो जाएंगी। और इसके अलावा इनके नाम और मैं आपको बता देता हूं, इनको कहा जाता है अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य। और एक हो जाएगा आपके अनुप्रस्थ, क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। दूसरा, इनकी जो गति है, इनकी जो गति है वो तीनों अवस्थाओं में चलती है, ठोस, तरल और द्रव्य। तीन अवस्था में क्या होती है? ये काम करती है। ये तरल में इनकी गति जो है, क्या पढ़ेंगे हम? इनकी गति देखिएगा, ये तरल भाग में, बताओ भाई तरल भाग में क्या हो जाती है? तरल भाग में विलुप्त हो जाती है। तरल भाग में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। मैं आपको इनकी डायरेक्शन और दिशा के आधार पर बताऊंगा कि इनका छाया क्षेत्र कौन सा बनता है। तो मान लो यहां पर भूकंप का क्या बना? फोकस, यानी कि केंद्र बना, फोकस। ये भूकंप का क्या बना? केंद्र बना, फोकस, जहां से भूकंप क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब यहां से जो भूकंप है वो दिशाओं में क्या करता है? गति करता है। इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऐसे गति करता हुआ निकलेगा, ठीक है। ऐसे गति करता क्या करेगा? ये निकलेगा। अब यहां तक ये निकलता है, तो अगर प्राइमरी तरंगों की बात करें तो ये किस अवस्था में होती है? एक और मैं आपको लिखवा रहा हूं प्राइमरी के बारे में, एक और चीज आप विशेष ध्यान रखोगे प्राइमरी के बारे में, क्योंकि ये जो गति करता है ये किसके समान होता है? ये ध्वनि तरंगों के समान होता है। ये ध्वनि तरंगों के समान होता है। और ये किसके समान होता है? सेकेंडरी जो वेव होती है ये किसके समान होती है? ये प्रकाश तरंगों के समान होता है। ये किसके समान होता है? ये प्रकाश तरंगों के समान होता है। और ये क्या होता है? ध्वनि तरंगों के समान होता है प्राइमरी। अब इसमें होता क्या है कि यहां से अगर भूकंप आया है तो ये पूरी पृथ्वी पर किस भाग से या किस प्रकार से चलता है? तो एक तो ये वाली लाइन देखना, ये वाली, एक तो मैं बना रहा हूं आपके ये वाली लाइन, ठीक है। थोड़ा मतलब बिल्कुल, और थोड़ा सा इसको हैवी कर देते हैं इस अवस्था में। तो ये तो कौन सी हो गई? अनुदैर्ध्य हो गई। और ये वाली जो होगी, जो समकोण पर काटती है, ये कौन सी हो जाएगी? तो ये तो देखो, ये वाली जो मैंने पहले बनाई, ये वाली तो कौन सी है?
अनुदैर्ध्य, ठीक है। और जो मैंने ये वाली जो बनाई है, ये वाली तरंगे, ये वाली किस प्रकार की है, इनको हम क्या नाम देंगे भाई, इनको देंगे हम अनुप्रस्थ तरंगे। जो आपने पढ़ा होगा समकोण पर क्या करती है, काटती हुई चलती है। अब यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि P तरंगों का छाया क्षेत्र कौन सा है और S तरंगों का छाया क्षेत्र कौन सा है। चलो हम ये मान लेते हैं कि यहां जब ये तरल भाग से आती हैं, यानी कि तरल अवस्था से जब ये निकलती हैं, तो क्या होता है कि ये विलुप्त हो जाती है, कौन सी तरंगे, S तरंगे। इसलिए इसको मान लेते हैं, सेंटर को 180 मान लेते हैं और यहां ले लेते हैं हम 103, और यहां का जो भाग है 143, आपको 45 भी मिल सकता है, यानी कि ये डिग्री, इधर से 103 डिग्री से 143 डिग्री, और इधर भी 103 105 भी मिल सकता है आपको 100। तो ये हो गया इसका छाया क्षेत्र हो गया है। ये क्या हो गया है, ये इनका क्या हो जाएगा, P तरंगों का छाया क्षेत्र हो जाएगा। और बाकी जो बच जाएगा वो किसका हो जाएगा, S तरंगों को हो जाएगा। ये किन तरंगों का हो जाएगा, दोनों तरफ P तरंगों का, इधर भी किसका हो जाएगा, P तरंगों का। और ये वाला जो बच गया है वो किसका हो गया है, S तरंगों का क्या हो गया है, छाया क्षेत्र हो गया है। छाया क्षेत्र का मतलब है इस भाग में शैडो, इस भाग में तरंगे नहीं आती हैं। क्यों, क्योंकि जब इस भाग से ये गुजरती हैं तो ये मान लो कि तरल अवस्था में है, और यहां से तरल अवस्था है तो यहां से सीधी की सीधी आ जाती है, क्योंकि तरल में इनको दिक्कत नहीं आती है, तरल भाग में इनको दिक्कत नहीं आती, सीधी प्रवेश कर जाती है। लेकिन जैसे ये बीच वाला भाग अगर कठोर होता है तो ये साइड से क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो है ये तीनों भागों से निकल सकती है, ठोस, तरल और द्रव्य से। जबकि S तरंगे इस भाग में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है और सीधी अपने मूल स्थान से चारों तरफ जो है वो क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। तो ये आपको आशा करता हूं भली बात समझ में आ गया होगा। तरंगों की बात करेंगे, भूकंप विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, 3 प्रकार की तरंगे पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक होती है ये धरातलीय, सबसे बाद में आती है। और एक और चीज मैं आपको नोट डाल के लिखवाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। क्या आता है नोट, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। P व S तरंगों को, P व S तरंगों को कायिक या बॉडी तरंगे कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। P व S तरंगों को कायिक या बॉडी तरंगे कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको यह समझ में आ जाना चाहिए। P और S तरंगों को कायिक या बॉडी तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये P तरंगों का छाया क्षेत्र है, और ये वाला जो बच गया है वो क्या हो जाएगा, ये जो बच गया है वो किसका हो जाएगा, S तरंगों का क्या हो जाएगा, छाया क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि भूकंप विज्ञान के माध्यम से हमने ये पृथ्वी का जो भाग जाना, इसका मतलब पृथ्वी कई जगहों पर तरल अवस्था में है, कई स्थानों पर ये जो है ठोस अवस्था में है, और कई जगहों पर ये द्रव अवस्था में। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे सूर्य का भाग जो टूटा या उसी से पृथ्वी बना, तो अब ये धीरे धीरे ठंडी हो रही है, सिकुड़ रही है, और ये जैसे सूर्य की संरचना जो बनी हुई है उसी आधार पर ये है, लेकिन इससे अलग होने के बाद में ये धीरे धीरे क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। इसका जो ऊपरी भाग है वो ठंडा बिल्कुल हो चुका है, और अभी भी इसके आंतरिक भाग में जो है लावा, मैग्मा तप्त अवस्था में क्या है, बसा हुआ है, जिसे हमने आगे पढ़ेंगे दुर्बलता मंडल यानी एस्टोनोस्फीयर। 200 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां तक क्या होगा, वहां तक जो है आपके लावा भरा हुआ है, 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है। अब इसके बाद में मैंने बताया था उल्का पिंड, तीसरा जो स्रोत था वो मैंने क्या बताया था, उल्का पिंड बताया था। अब देखो भाई, उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिएगा ये आपकी धरातल है, और कोई उल्का पिंड जब अंतरिक्ष से आ रहा है, ये पृथ्वी का धरातल हो गया, और कोई उल्का पिंड जब अंतरिक्ष से, ये उल्का पिंड है जो कहां पर आ रहा है, तो जैसे जैसे ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये जल जाता है,
या ये घिस जाता है, यानी कि इसका बाहरी जो भाग है, इसका जो बाहरी आवरण है वो क्या हो जाता है, जल जाता है या समाप्त हो जाता है। तो बाहरी भाग में से केवल ये बीच वाला भाग, ये इतना सा भाग हमारे तक पहुंचता है। और जब ये भाग हमारे पास पहुंचता है पृथ्वी के ऊपर, तो हमारे वैज्ञानिक इसका रिसर्च यानी कि इसकी क्या करते हैं, हमारे वैज्ञानिक इसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो हमारी पृथ्वी का जो या जिस हिस्से के प्रकार से बना हुआ है, सेम प्रकार से ही ये उल्का पिंड क्या होता है, बना होता है। तो इसका जो आंतरिक भाग है, इससे ये जानकारी मिली हमारे को। देखो भाई क्या जानकारी मिली हमारे को, जानकारी ये मिली कि इसका आंतरिक भाग जो है वो कठोर अवस्था में है, कठोर अवस्था में है। और हमने ये भी तो जानकारी लगाया था कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में है। और जब ठोस अवस्था में है तो हमने ये पढ़ा था निकेल या फेरस, निकेल या फेरस, निकेल या फेरस से बना हुआ है, जिसे स्वेस ने क्या नाम दिया था, निफे नाम दिया था। रासायनिक संगठन के आधार पर इसका नाम क्या रखा था, एडवर्ड स्वेस ने क्या रखा था भाई, इसका नाम रखा था क्या, निफे रखा था। तो ये उल्का पिंड जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो ये जल जाते हैं, क्योंकि यहां तक तो ये जलेंगे। उसके बाद में इसका जो आंतरिक भाग है वही हमारे पर क्या होता है, पूछ पाता है। तो इसका हमने निरीक्षण किया और निरीक्षण से हमने इस प्रकार की क्या कर ली, जानकारी प्राप्त कर ली। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद में चौथा जो था वो था परिकल्पनाएं। परिकल्पना परिकल्पनाएं थ्योरीज या हाइपोथेसिस को कहते हैं। देखिएगा पहली थी वायव्य, वायव्य निहारिका परिकल्पना। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था इसके बारे में। और इसका जो था ये किसने दिया था, ये सिद्धांत ये दिया आपके लाप्लास ने। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत है वो था ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना ये किसके द्वारा दी गई बताओ भाई, ये दी गई थी किसके द्वारा, ग्रहाणु परिकल्पना जो है ये दी गई थी आपके चैम्बरलिन एवं मोल्टन के द्वारा, चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा। इसके बाद में चैम्बरलिन व मोल्टन के द्वारा। तीसरी जो परिकल्पना मैंने बताया रीटर की परिकल्पना, और एक आती है जेम्स ज्वारीय परिकल्पना दी थी जेम्स जीन ने, ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना हो जाएगा। ओके हाँ भाई, तो क्या क्या इन्होंने बताया इसके बारे में। इन्होंने तो बताया कि पृथ्वी तरल अवस्था में है। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है, पृथ्वी का आंतरिक भाग वायव्य आंतरिक भाग जो है वायव्य, ठीक है, ये किस अवस्था में है, आंतरिक भाग तरल अवस्था में है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार ध्यान रखोगे, किस परिकल्पना के अनुसार, ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है।
रीटर के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। और ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो कौन सी अवस्था में भाई? पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में है। तो पहला हो जाएगा वायव्य निहारी का परिकल्पना लाप्लास की, जिसके अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है। दूसरा ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार ये भाग ठोस, जो चैम्बरलिन व मोल्टन ने दिया था। तीसरा रीटर के अनुसार जो दिया गया था वो क्या था? गैसीय अवस्था में था। और जेम्स जीन की परिकल्पना कौन सी थी? ज्वारीय परिकल्पना। इसका जो था वो किसने दिया था? जेम्स जीन ने दिया था। ये परिकल्पना जेम्स जीन ने दी थी। इसके अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन सी अवस्था में है भाई? तरल अवस्था में है। तो यहां तक आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने अब तक क्या पढ़ी है? केवल 4 परिकल्पना, यानी कि अब तक मैं पीछे अगर थोड़ी सी बात करूं हमने अब तक केवल क्या पढ़े हैं? स्रोत पढ़े हैं। अभी तक हमने इसको जानने के क्या पढ़े हैं? स्रोत पढ़े हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था इसको 4 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष, उल्कापिंड और सिद्धांत के अनुसार। इसमें पहला हमने पढ़ा घनत्व, दूसरा हमने पढ़ा दाब, तीसरा क्या पढ़ा? ताप। पहला ज्वालामुखी प्रत्यक्ष में, दूसरा अर्थक्वेक यानी भूकंप, तीसरा हमने पढ़ा पिंड, और 4 हमने सिद्धांत, निहारिका, ग्रहाणु, जेम्स जीन की परिकल्पना और रीटर की परिकल्पना के अनुसार हमने क्या पढ़ा है? इसको ठीक से पढ़ा है। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे आप देख सकते हो घनत्व में हमने क्या पढ़ा है? आंतरिक भाग किस अवस्था में है? आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है या कठोर अवस्था में है, और इसमें घनत्व में किस प्रकार से परिवर्तन होता है? 2 से लेकर के 3 ग्राम घन सेंटीमीटर के बीच में तो है किसका? क्रस्ट का। 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर के अनुसार जो है वो कौन सा है? मेटल है। क्रोड का 11 से 13 क्या है? होने वाला है। इसके बाद में मैंने आपको बताया दाब। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो दाब है वो बढ़ेगा, और ऊपर आएंगे तो दाब क्या होता है? घटेगा। लगभग 3600 मिलीबार के अकॉर्डिंग क्या होता है? दाब बढ़ता है। आगे बात करें तापमान की। गहराई में तापमान जो है बढ़ता तो है, लेकिन घटती हुई दर के साथ में क्या होता है? बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापमान में क्या होता है? परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन असमान होता है, समान नहीं होता, क्योंकि अगर इस गति से अगर बढ़ता तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो होता तरल अवस्था में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। दूसरा 100 किलोमीटर की गहराई तक 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से 300 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और 300 से अधिक होने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आधार पर क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। प्रत्यक्ष स्रोतों में पहला है ज्वालामुखी में पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा और मैग्मा जमा है, जिससे निरंतर बाहर आ रहा है। तो ये बिल्कुल साक्ष्य प्रमाण है इस बात का कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? लावा जमा है, मैग्मा जमा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रशांत महासागरीय जो बेल्ट है, विश्व के सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी इसी भाग में आते हैं। हवाई द्वीप, अमेरिका के जो पूर्व में है, हवाई द्वीप में सबसे ज्यादा। और आपने जैसे बात की स्ट्रोम्बोली, इटली, एटना, सिसिली वाला जो भाग है वहां पर, तो इसका मतलब है कि दुर्बलता मंडल वाला जो भाग है वो तरल अवस्था में है, जिसकी वजह से ये भाग जो है वो क्या है? दुर्बल भाग बना हुआ है। भूकंप विज्ञान को सिस्मोग्राफ या सिस्मोलॉजी कहते हैं, और हमने इसकी 3 तरंगे पढ़ी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल तरंगे। ये प्राथमिक तरंगे सबसे पहले जो है फोकस से कहां पर आती है? एपी सेंटर, यानी कि सबसे पहले जहां पर ये दृश्य दिखाई देता है या जहां पर सबसे पहले पहुंचती है। फोकस तो मूल केंद्र हो गया, उसके बाद में होता है अधिक केंद्र। सबसे पहले कहां पर रिकॉर्ड की जाती है? ये अधिक केंद्र पर रिकॉर्ड की जाती है, जिसको हम बोलते हैं एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। और ये फोकस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मूल केंद्र बोलते हैं। सबसे पहले जहां से ये निकलता है वो तो हो गया मूल, और जहां सबसे पहले इनको रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है अधिक केंद्र होता है। ये पी तरंगे जो होती है तीनों भागों से प्रवेश कर सकती हैं, ठोस, तरल और द्रव्य भाग से, और ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। कौन सी? पी तरंगे। एस तरंगे जो होती है इनको द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, और इनको अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। मैंने कहा अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है इस प्रकार की होती है, और अनुप्रस्थ तरंग जो होती है इस प्रकार से चलती है। ठीक है,
इसके बाद में ये तरंगे जो होती हैं तरल भाग में विलुप्त हो जाती हैं, प्रकाश तरंगों के समान ये क्या करती हैं, गति करती हैं। इनकी गति प्रकाश तरंगों के समान होती है, इनकी गति ध्वनि तरंगों के समान होती है। और ये जो छाया क्षेत्र है पी का 103 से लेकर के 143, इधर भी 103 से लेकर के 143 पी का है, और बीच वाला जो बच जाता है एस का बच जाता है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसके बाद में उल्कापिंड जैसे ही गिरेगा तो वहां से आएगा, उस अवस्था में नहीं आएगा। ये जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराएगा तो ये घिस जाएगा या जल जाएगा, इसका बाहरी आवरण समाप्त हो जाता है। तो ये बीच का कुछ भाग जो बचता है वो आता है, और इसकी हमने जांच की तो बीच का भाग ठोस अवस्था में है, और इसमें कुछ धातु मिले हमारे को, जैसे निकेल और फेरस लोहा इसमें हमारे को प्राप्त होता है, जिससे हम इस बात की जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। परिकल्पनाएं, वायव्य की जो है परिकल्पना, न्यारी का परिकल्पना जो है इसमें क्या था, तरल अवस्था में है। ग्रहणु परिकल्पना के अनुसार क्या था, ये ठोस। चैम्बरलिन और मोल्टन ने परिकल्पना दी थी। रिटर के अनुसार गैस अवस्था में है, और जवारे परिकल्पना जेम्स जीन ने दी थी, जिसके अनुसार ये क्या है, तरल अवस्था में है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे विद्यार्थियों को। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आज की क्लास यहां पर क्या करूंगा, समाप्त करूंगा, और आप सभी विद्यार्थी मुझे बताएंगे क्लास कैसी रही, क्योंकि आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूं, बागड़ी सर के नाम से ये मैंने पर्सनल चैनल बनाया है, बागड़ी सर RES के नाम से। तो अपना ये YouTube चैनल आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये भूगोल विषय का विद्यार्थी हित में सबसे बड़ा चैनल होगा, ये मुझे विश्वास है, और यही विश्वास आप लोगों को होना चाहिए। क्योंकि मेरा हाल ही में भूगोल से सिलेक्शन हुआ है, और अभी मेरा जो मामला है वो ठंडा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ठंडा, क्योंकि अभी 1 महीने पहले सिलेक्शन हुआ है, अभी साल भर की पढ़ाई की है, इसी साल नेट सेट भी निकाला है, आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा जो भूगोल है वो भी तो पूरा हाथ में है, और मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास में नॉलेज है वो मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कोर्स बेचने की बातें नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि सभी PDFs में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है इसको भी आप ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है GK बाई जितेंद्र बागड़ी सर। ये आप टेलीग्राम चैनल भी क्या कर लेंगे भाई, ये टेलीग्राम चैनल भी आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। क्योंकि आने वाले क्लासों की जो मैं वीडियो की जो जानकारी होगी वो आप तक मैं कैसे भेज पाऊंगा, कि हमारा लाइव सेशन कब होगा, ठीक है, हम कब जो है आपसे टेस्ट ले रहे हैं, हम कब आपसे क्लास में मॉडल टेस्ट हल करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप तक क्या करवाता रहूंगा, भिजवाता रहूंगा। और कैसी रही है वीडियो, क्योंकि इसका आज ये पार्ट 1 है, ये आज जो मैंने पढ़ाया था ये केवल पार्ट 1 है। अगली क्लास में पार्ट 2 पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर का जो अभिनव मत है ना, स्वेस का मत है, इसके अलावा डेली का मत है या ग्रांट का मत है, उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, जैसे बेसाल्ट हो गया है, ग्रेनाइट हो गया है ना, डूनाइट हो गया है, इस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। तो ये सारी चर्चाएं हम अगली क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, अगली क्लास में फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।